मेरी भाभी भैया के कमरे में नहीं सोती थी और अगर सोती तो अगले सुबह रोते हुए कमरे से बाहर निकलती थी। एक दिन जब भाभी सोई हुई थी तो मैं भाभी की चुन्नी लेकर भैया के कमरे में चली गई। फिर मेरे भैया ने मेरे साथ जो किया उसे सुनकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। मेरी आंख खुली तो मेरे बिस्तर के पास सिसकते हुए मैंने मेरी भाभी को देखा। मैंने मेरे मम्मी पापा को तो कभी नहीं देखा था, क्योंकि मेरे जन्म के 3 साल बाद ही वे एक दिन कार एक्सीडेंट में मर गए थे। लेकिन जब भी भाभी को रोते हुए देखती तो मेरा दिल तड़प जाया करता था। मैं चाहकर भी भाभी से कुछ पूछ नहीं सकती थी। रोज़ सुबह उनका ऐसा ही हाल होता। उसे दिन पहले मैंने एक दिन भाभी से पूछ लिया कि आप भैया के कमरे से बाहर आते ही इतना रोते क्यों हो, तो उन्हें डांट दिया। भाभी जब भी उनके कमरे से निकलती उनका हुलिया अजीब सा होता। उनके बिखरे हुए बाल और उनके पुराने कपड़े उनकी अजीब सी मजबूरी सुना रहे होते। ये सिलसिला कुछ साल पहले से ही शुरू था, लेकिन मुझे जैसे जैसे होश आता गया मैं अचंभित रह गई। मेरे अंदर एक जुनून सा पैदा हो गया था कि आखिर मेरा भाई मेरी भाभी के साथ रात भर करता क्या है। इस सवाल ने मुझे बेचैन कर दिया था। मैं अब 15 साल की हो चुकी थी और अब बहुत सी बातें अच्छी तरह समझने लगी थी। भाभी को रोता हुआ चेहरा देखकर मुझे कोई मजबूरी सी लग रही थी, लेकिन हैरत की बात यह थी कि भाभी जब कमरे से निकल रही होती है तो वह रो रही होती है, और भाई जब कमरे से बाहर निकलते हैं तो उनके चेहरे पर एक दिलखुश मुस्कुराहट होती है और वह कुछ न कुछ गुनगुनाते हुए कमरे से बाहर निकलते हैं। और भाभी का हाल ऐसा होता है कि भाभी भैया के कमरे से बाहर निकलने के बाद उनके सामने जाने से भी डरती है। वह उनका नाश्ता भी मेरे हाथ ही कमरे में भेजती है। खुद सारा वक्त किचन में रहती है और आंसू बहाती है या फिर बाथरूम में बंद हो जाया करती। भाभी की हालत देखकर मुझे बहुत तरस आता था। मैं 11वीं कक्षा में पढ़ती थी और सुबह का नाश्ता देने के बाद घर से स्कूल के लिए निकल जाया करती थी। लेकिन सारा वक्त मेरे दिमाग में भाभी का ख्याल घूमता रहता था। मैंने किसी भी सुबह भैया को कभी बेचैन या दुखी नहीं देखा था, बल्कि वह हमेशा खुश ही रहते थे। लेकिन भाभी को देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी भी वक्त भाभी को कुछ भी हो जाएगा। अक्सर मैं नाश्ता बनाते हुए भाभी के शरीर को कपकपाते हुए भी देखती थी। मेरा दिल चाहता कि मैं भाभी से पूछूं कि रात भर भाई आपके साथ क्या करते हैं जो उनका इतना बुरा हाल हो जाता है, मगर भाई के नाम पर ही भाभी के चेहरे पर खौफ नज़र आने लगता था। भाभी हर रात भैया के कमरे में सोने के लिए नहीं जाती थी, बल्कि वह मेरे साथ ही सोती थी। लेकिन कभी कभी भैया अपने साथ ज़बरदस्ती उन्हें अपने कमरे में ले जाते थे और भाभी के इनकार करने के बाद भी भाई उनकी एक ना सुनते थे। भैया की आवाज़ में मोहब्बत की ऐसी मीठी चाशनी घुली होती थी कि सुनने वाला हैरान रह जाता था। लेकिन मैं अच्छी तरह जानती थी भैया भाभी को कमरे में ले जाकर यकीनन उनके साथ कुछ गलत करते हैं। किसी भी लड़की का दूसरी लड़की को रोते और तड़पते हुए देखना बहुत मुश्किल काम है। मेरा भी यही हाल था। मैं ना ठीक से पढ़ाई पर ध्यान दे पा रही थी और ना ही घर में मेरा दिल लगता था। मेरा दिल चाहता कि मैं किसी भी तरह अपनी भाभी को अपने भाई के कमरे में ना जाने दूं, लेकिन मैं भाई को मना नहीं कर सकती थी। भाई तो मेरे सामने भाभी के साथ बहुत ही मोहब्बत से पेश आते थे। घर के हालात ने मुझे इस कदर परेशान किया था कि मैं परीक्षा में बुरी तरह से फेल हो गई थी। मैंने भैया और भाभी को अपना रिजल्ट नहीं बताया था,
लेकिन मेरी दोस्त हैरान थी क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वह बार बार मुझसे पूछने लगी कि मेरा ध्यान कहाँ रहता है। मैंने उसे भैया और भाभी के बारे में सब कुछ बता दिया। तुम्हारे भैया अंग्रेज़ी फिल्में तो नहीं देखते? अचानक प्रिया ने सवाल किया। मैं हैरानी से उसे देखने लगी। फिल्म का भला इन्हें सबसे क्या लेना देना, लेकिन शायद वह मुझे गलत निगाह से देख रही थी और मैं उसकी बात ना समझ पाई। उसने बात बदल दी, लेकिन मेरी सुई उसकी बात पर अटक गई। आखिर प्रिया ने ये सवाल क्यों पूछा था? मैं घर वापस आई तो भाभी के चचेरे भाई रोहन अंकल बैठे थे। वह दोपहर को हमारे घर आया करते थे। भाभी की उनसे बचपन से ही दोस्ती थी। भाभी बताती थी कि बचपन में वह दोनों एक साथ रहते थे। उसके बाद में वह अमेरिका चले गए और मेरी शादी हो गई। भाभी की शादी को 15 साल हो चुके थे और कुछ साल पहले शायद सब कुछ ठीक था, या फिर शायद मैं ही छोटी और नासमझ थी। लेकिन कुछ साल से मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ आने लगा था। मैं जान गई थी कि मेरा भाई अच्छा आदमी नहीं है और मेरी भाभी की तकलीफ़ की वजह है मेरा भाई है, और इसी बात ने मेरे दिल में मेरे भाई के लिए दुश्मनी पैदा कर दी थी। रोहन अंकल से मेरी भाभी की बहुत अच्छी दोस्ती थी। वह साल भर पहले ही इंडिया आए थे और अक्सर भाभी से मिलने आते थे, लेकिन भाभी को उनका आना अच्छा नहीं लगता था। रोहन अंकल के जाने के बाद भाभी मुझसे कहती, अगर तुम्हारे भाई को पता चला कि रोहन यहाँ आता है तो बहुत बुरा हाल होगा। मैं भाभी को दिलासा देती कि भाई को कैसे पता चलेगा, सुबह ऑफिस जाते हैं और रात को ही वापस आते हैं। मुझे तो रोहन अंकल बहुत अच्छे लगते थे क्योंकि वह रोज़ आते थे और भाभी का मूड अच्छा करके जाते थे। मेरे लिए बहुत से सामान लेकर आते थे। भाई की आमदनी बहुत कम थी, मुश्किल से गुजर बसर हो पाता था। रात में मैंने मेरा और भाभी का बिस्तर लगाया और भाभी के साथ आंख बंद करके लेट गई। थोड़ी देर में भाई हमारे कमरे में आए। भाभी मेरे साथ ही लेटी हुई थी। भाई ने उनके साथ चलने के लिए कहा तो उन्होंने दबी दबी आवाज़ में इनकार कर दिया। मैंने आंखें नहीं खोली थी। मैं सुनना चाहती थी कि भैया भाभी से क्या कहते हैं। चल ना कविता, मैं तुझे बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगा, वादा है। भाई की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, जिसमें बहुत ही मिठास थी। मुझे नहीं ही जानना तुम्हारे साथ, तुम हमेशा ही ऐसा ही कहते हो। भाभी ने एक बार फिर इनकार किया। अब तुम्हें सोचना चाहिए, तुम्हारी बहन जवान है, वह 100 सवाल करने लग गई है, लेकिन तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाभी ने धीमी आवाज़ में भाई से कहा। भाई ने ज़बरदस्ती भाभी का हाथ पकड़कर उठाया और अपने साथ ले गए। मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी थी और जाने भाई भाभी के साथ क्या करते हैं, और प्रिया की अंग्रेज़ी फ़िल्म वाली बात भी मेरे दिमाग में अटक गई थी। 2 घंटे गुजर गए लेकिन भाभी वापस नहीं आई। मैं पानी पीने के लिए बाहर किचन में गई। भाभी थोड़ी ही देर में मेरे पीछे चली आई। मैंने एक गहरी निगाह भाभी पर डाली। उनके बाल बिखरे हुए थे। जिस बात ने मुझे चौंकाया वह भाभी के कुर्ते का फटा हुआ आस्तीन था। भाभी को मेरी नज़रों का एहसास हो गया था, इसलिए उन्होंने अपने दुपट्टे को सही किया। मेरे सामने ही भाभी ने सुबह ही सही सूट पहना था, फिर अचानक वह फट कैसे गया। भाभी ने मुझसे पूछा कि मैं इतनी रात तक क्यों जाग रही हूँ। मैंने बहाना बनाया कि मैं पानी पीने के लिए यहाँ आई थी। भाभी वापस मेरे साथ मेरे कमरे में आ गई। मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन अभी भी भाभी की सिसकियों की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं भाभी को तसल्ली दूं और मेरे दिल में आए सारे सवालों को मैं अपनी जुबां पर ले आऊं, लेकिन मैं अपनी जगह पर पड़ी रही।
सुबह सुबह भाई अपने कमरे से ऐसे तैयार होकर निकले जैसे कोई हीरो हो। भाई की आमदनी कम थी लेकिन वह हमेशा खुश रहते थे और मुस्कुराते रहते थे और हमेशा काम पर ऐसे तैयार होकर जाते थे जैसे कोई सेठ आदमी हो। मैंने अपने भाई को उल्टी निगाहों से देखा तो मुझे उनसे नफ़रत सी महसूस हो रही थी। मैंने भाई के सामने नाश्ता रखा और स्कूल चली गई, लेकिन पूरे दिन स्कूल में भी मुझे अपनी भाभी के फटे सूट का ही ख्याल था। स्कूल से वापसी पर मुझे रोहन अंकल मिल गए। उन्होंने गाड़ी रोकी और मुझे गाड़ी में बैठा लिया। मैं बिना सोचे समझे उनकी गाड़ी में बैठ गई। उन्हें मेरी तरफ बड़ी गौर से देखा और कहा कि मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? तुम इतनी खोई खोई सी क्यों रहती हो? मैं इस कदर परेशान थी कि मैंने सारी बातें रोहन अंकल को बता दी। उन्हें कहा कि तुम्हें अंदाज़ा है कि तुम्हारा भाई अच्छा आदमी नहीं है, तो तुम अपनी भाभी को उससे आज़ादी क्यों नहीं दिलवा देती? कब तक तुम दोनों उसकी जुल्म की चक्की पीसते रहोगे? रोहन अंकल ने मुझे बड़ी ही फ़िक्र अंदाज में सलाह दी कि मेरे होश उड़ गए। मैं भाई को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि भाई ने कभी भी मेरे साथ ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी। फिर मैं भाई को जालिम कैसे कहती? मुझे तो यह भी पता नहीं था कि बंद दरवाजे के पीछे कमरे में क्या होता है। रोहन अंकल की बात सुनकर मैं सोच के समंदर में डूब गई। मुझे कोई भी ऐसी बात नज़र नहीं आ रही थी जिससे कि मैं अपने भाई को जालिम करार देती, लेकिन भाभी की तड़प और आंसू भाई को जालिम करार देते थे। रोहन अंकल मुझे घर ले आए और खुद भी अंदर आ गए। भाभी हम दोनों को देखकर खुश हो गई थी और तुरंत हम दोनों के लिए खाना लगा दिया। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए मैं सोने के लिए अपने कमरे में आ गई और रोहन अंकल भाभी के पास बैठे रहे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं रोहन अंकल की बात के बारे में सोच रही थी। भाभी को भाई के कमरे में गए हुए 3 दिन गुजर चुके थे और भाभी पिछले 3 दिन से मेरे कमरे में सो रही थी। भाभी जब मेरे पास रहती थी बिल्कुल अच्छी और बेफिक्र रहती थी। भाई का रवैया तो हमेशा एक जैसा ही रहता था। जिस दिन वह भाभी को अपने कमरे में ले जाती उसके दिन वह ज़्यादा खुश रहते। चौथे दिन फिर भाई भाभी को अपने कमरे में ले गए थे और मैं पूरी रात करवटें बदल रही थी। भाभी जब सुबह उठी तो उनको ठीक तरह से चलना भी नहीं आ रहा था और वह एक टांग जमीन पर घसीटते हुए बड़ी मुश्किल से चल रही थी। मैंने उनसे पूछा कि आपके पैरों को क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि तुम छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दिया करो और दिल लगाकर पढ़ाई करो। अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो इसका जिम्मेदार भी तुम्हारे भाई मुझे ही समझेंगे। भाभी की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे और वे नाश्ता बनाने के लिए किचन में चली गई और फिर किचन से बाहर ही नहीं आई। मैंने भाभी से नाश्ता लिया और भाई के पास चली गई। भाई मुझसे पूछने लगे कि तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है। उनकी बातों में शहद था, लेकिन मैं उनके दोगलेपन को समझ नहीं पा रही थी। भैया किसी तरह भी सख्त जालिम नज़र नहीं आते थे, लेकिन भाभी की हालत चीख चीख कर भैया के जालिम होने की दास्तां सुनाती थी। मैंने भाई से कहा कि मुझे भाभी के बिना नींद नहीं आती, इसलिए वह भाभी को अपने कमरे में ना बुलाया करें। भैया मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि मैं तो कभी कभी तुम्हारी भाभी को अपने पास बुलाता हूँ। मेरा भी तो तुम्हारी भाभी पर हक है और मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। भैया की बात सुनकर मेरा खून खौल उठा था, क्योंकि उनके मोहब्बत के नज़ारे मैं आए दिन देखा करती थी, लेकिन भैया को कुछ बोलने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी, इसलिए मैं स्कूल चली गई। स्कूल में टीचर पढ़ा रही थी कि कोई भी पूरा सच जाने बिना कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए। आधा सच बहुत खतरनाक होता है, जो इंसान को बर्बाद करके रख देता है। टीचर ने मेरे दिमाग की एक और खिड़की खोल दी थी।
मैंने सोच लिया था कि मैं भैया का पूरा सच जानकर रहूँगी और फिर अपनी भाभी को अपने भाई से आज़ादी दिलवाऊँगी। रोहन अंकल ने मुझसे वादा किया था कि वह हर वक्त मेरा साथ देने के लिए तैयार रहेंगे। मेरी भाभी बिल्कुल मेरे जैसी थी। मैं 15 साल की थी, लेकिन शरीर में बिल्कुल अपनी भाभी जैसी थी। अगली रात मैंने खुद ही अपनी भाभी को नींद की दवा देकर सुला दिया और खुद अपनी भाभी की चुन्नी ओढ़कर बाई के कमरे में चली गई। बाई के कमरे में एक हल्का सा बल्ब जल रहा था। बाई अंधेरे की वजह से मुझे भाभी समझ बैठे थे और कहने लगे कि मेरी खुशनसीबी है कि आज कविता खुद मेरे कमरे में चलकर आई है। भाई बहुत ही खुशी से कहते हुए मेरे करीब आए, मुझे कांधों से पकड़कर अपने बराबर बैठा लिया। भाई के बराबरी में बैठा मेरा शरीर कांप रहा था। मैं नहीं जानती थी कि उसके आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन मैं आज पूरा सच जानना चाहती थी। भाई बड़ी मोहब्बत से कहने लगे, कविता छोटी जवान हो रही है, यह कहकर तुम मुझसे दूर हो गई हो और मुझे ज़बरदस्ती तुम्हें अपने कमर में पकड़कर लाना पड़ता है। मेरा भी तो तुझ पर हक है। मैं जानता हूँ कि मेरी बहन जवान हो रही है, लेकिन वह इतनी छोटी भी नहीं है कि वह ना समझ हो कि भैया भाभी एक साथ एक कमरे में रहते हैं। तुम सारा दिन काम करके थक जाती हो। चलो अब सुकून से मेरे साथ सो जाओ। मैं तुझे अपना करीब देखकर खुश हो जाता हूँ। भाई को अंधेरे की वजह से मेरा चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। भाई ने खुद ही मुझे अपने तकिए पर लेटा दिया। वह बहुत आहिस्ता आहिस्ता मेरे कानों के करीब होकर मुझसे बात करने लगे। वह कह रहे थे कि उन्हें अपनी आमदनी का एक हिस्सा जमा कर लिया है, जिससे वे मेरी शादी करेंगे। उसके बाद भाई ने जो कुछ मुझसे कहा, वह सुनकर मेरे होश उड़ गए। वह कह रहे थे कि मैं जानता हूँ कि रोहन एक बार फिर हमारे घर का रास्ता देख लिया है, लेकिन कविता, मैं तुझे बता दूँ कि वह इंसान ठीक नहीं है और उसकी नीयत भी अच्छी नहीं है। पहले भी वो तुझे एक बार बर्बाद करने की कोशिश कर चुका है और अब तो हमारे घर एक जवान बहन भी है, इसलिए तुम ध्यान रखना। भाई को अभी तक पता नहीं चला था कि मैं भाभी नहीं बल्कि उनकी बहन हूँ। भाई बहुत ही आहिस्ता से मेरे बालों में हाथ फेर रहे थे और थोड़ी देर बाद उन्हें नींद आ गई। काफ़ी देर तक मैं दम साधे उनके पास लेटी रही, लेकिन भाई बहुत गहरी नींद सो चुके थे। मैं खामोशी से उठकर कमरे से बाहर आ गई। भाई ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिससे मुझे कुछ समझ आता, इसलिए भाभी और रोहन अंकल को लेकर मेरे दिल में बहुत से सवाल उठ गए थे। अगली सुबह भाई रोजाना की तरह ही जैसे भाभी के साथ सोने के बाद उठते हैं, वैसे ही थे। मैं खामोशी से भाई को जायजा ले रही थी, लेकिन मुझे भाई के रवैये में कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा था। स्कूल से लौटी तो घर के बाहर ही रोहन अंकल की गाड़ी खड़ी हुई थी। मैं रोज़ दूर से ही सलाम करके घर में आती थी, लेकिन आज चोरों की तरह दबे पांव घर में घुस गई। भाभी और रोहन अंकल मेरे कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। उन्हें मेरे आने का एहसास नहीं था। जो कुछ मैंने मेरे कानों से सुना, वह सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह सच जिसे मैं जानने के लिए इतना बेताब थी, वह इतना भयानक होगा। भाभी रोहन अंकल से हंसकर कह रही थी कि मैंने अपनी ननद के दिल में उसके भाई के खिलाफ नफरत का विष बोया है और अब वह दिन दूर नहीं जिस दिन मेरी ननद अपने भाई के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। वह ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ इस रिश्ते में बांधे हुए हैं, लेकिन अब मैं इससे आज़ादी चाहती हूँ। वह मुझे कमरे में ले जाते हैं और बात करते करते ही सो जाते हैं, और जब मैं बाहर कमरे से बाहर निकलती हूँ तो खुद ही अपना
हुलिया ख़राब कर लेती हूँ। और एक दिन तो मैंने खुद ही अपने सूट का आस्तीन तक फाड़ लिया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि जब मैं अपने पति से आज़ादी की बात करूं तो मेरी ननद मेरी ढाल बनकर खड़ी रहे और मुझे अपनी ननद को छोड़कर उसके घर से न निकलना पड़े। छोटी तो मेरी दुनिया से बेगुनाही और अपने भाई के जुल्मों की दास्तां सुना देगी और मैं छोटी को लेकर तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल हो जाऊंगी। रोहन अंकल हंसते हुए कहने लगे कि हाँ, मैंने भी छोटी को कह दिया है कि जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहूँगा। भाभी रोहन अंकल से कहने लगी कि एक बार भी तूने मेरे साथ बेवफाई की थी, इस बार ऐसा मत करना। एक बार पहले भी तुम मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चले गए थे। वक्त मेरे पति ने मुझे माफ़ करके अपनाया था। रोहन अंकल भाभी का हाथ पकड़कर कहने लगे कि मैंने तुम्हारे हाथ मजबूरी में छोड़ा था, क्योंकि मेरे घर वाले इसके बहुत खिलाफ थे कि मैं एक शादीशुदा औरत से रिश्ता करूं, लेकिन अब मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं है। मैं पूरे दिल से तुम्हें अपनाऊंगा और तुम्हारी ननद को हम अच्छे पैसे में अमेरिका में बेच देंगे। बस छोटी को किसी भी हालत में ये सब पता नहीं चलना चाहिए कि उसका भाई जालिम नहीं, बल्कि हम उन्हें जालिम साबित करना चाहते हैं। एक छोटी ही है जो हम दोनों को एक करवा सकती है। भाभी ने रोहन अंकल को यकीन दिलाया कि जैसा हम दोनों ने सोचा है बिल्कुल वैसा ही होगा। वह दोनों हंसते हंसते थक चुके थे और मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मेरी भाभी मुझे ही नहीं बल्कि मेरे भाई को भी पूरी तरह से धोखा दे रही थी और वह मेरे भाई के घर में रहकर एक दूसरे आदमी से मिलती थी और उसके साथ रिश्ता जोड़ने की बातें कर रही थी। मुझे भाई की बात याद आ गई कि रोहन पहले भी हमारा घर उजाड़ने की कोशिश की थी। मैं अब बहुत कुछ जान चुकी थी, इसलिए मैं कमरे में दाखिल हो गई। मुझे देखकर भाभी और रोहन अंकल चौंक गए, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें अपने आप पर काबू पा लिया। रोहन अंकल ने मेरी तरफ चॉकलेट बढ़ाई। मैंने चॉकलेट लेने की बजाय भाभी की शक्ल को देखा और उनसे सख्त लहजे में पूछा कि आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आखिर आपको मेरे भाई से मसला क्या है। भाभी जान चुकी थी कि उनकी पोल खुल चुकी है, इसलिए उन्होंने बेझिझक सारा सच बता दिया। भाभी शादी से पहले रोहन अंकल से मोहब्बत करती थी, लेकिन रोहन अंकल उनसे शादी करने की बजाय अमेरिका में जाकर नौकरी करने लगे और भाभी ने शादी कर ली। लेकिन भाभी ने कभी भी भाई को दिल से नहीं अपनाया था। ज़बरदस्ती के इस रिश्ते में भाभी के लिए बोझ था, लेकिन किसी तरह भाभी चला रही थी कि तभी रोहन अंकल शादी के 8 साल बाद अमेरिका से वापस आ गए। तो एक बार फिर भाभी को देखकर उनके दिल में जज्बात उठ गए। भाभी भी बचपन की मोहब्बत और जज्बात की मजबूरी में छुप छुप कर रोहन अंकल से मिलने लगी। लेकिन कुछ ही दिन बाद ये बात भाभी की बड़ी मम्मी को पता चल गई और उन्होंने पूरे ख़ानदान में भाभी की इज्जत को उछालना शुरू कर दिया। लेकिन भाई भाभी से सच्ची मोहब्बत करते थे, इसलिए उन्होंने भाभी को बचा लिया और इन सारी बातों को झूठा साबित कर दिया। जब भाई ने भाभी का साथ दिया तो सारा ख़ानदान खामोश हो गया। बड़ी मम्मी के हाथों में भाभी तो ना आ सकी, लेकिन उन्होंने रोहन अंकल को ज़बरदस्ती वापस भेज दिया। मोहब्बत का जो जंग की तरह बैठ गया था, 1 साल पहले रोहन अंकल ने फिर से जिंदा कर दिया था। अंकल हमेशा के लिए इंडिया आ गए थे और भाभी के पीछे दीवाने हो गए थे। भाभी को तो पहले से ही भाई पसंद नहीं थे और हमारे हालात भी कुछ खास नहीं थे, जबकि रोहन अंकल के पास अमेरिका के पैसे थे और भाई को छोड़ना भी मुश्किल नहीं था। लेकिन दिक्कत यह थी कि भाई मुझसे भी बहुत मोहब्बत करते थे और
भाभी मुझे अपने साथ अमेरिका ले जाना चाहती थी, इसलिए भाभी ने जानबूझकर ये सारा खेल रचाया और मेरी नज़रों में भाई को गलत साबित किया। भाई हमदर्दी बटोर कर मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी, इसलिए भाई को मेरी नज़रों में मुजरिम करार दिया और खुद बेचारी बनी रही। इतने साल से मैं यही सोच रही थी कि भाई ने मुझसे तो अभी तक ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं की थी, तो बंद कमरे के पीछे भाभी पर जुल्म कैसे कर सकते हैं। मैंने भाभी को साफ साफ कह दिया कि अगर आपको उसके घर जाना है तो जाइए, लेकिन मैं अपने भोले भाले और वफादार भाई को नहीं छोड़ सकती। रोहन अंकल जो भाभी को पहले भी 2 बार छोड़ चुके थे और ना जाने भाभी उनसे तीसरी बार कैसी उम्मीद लगाकर बैठी थी। मुझे रोहन अंकल की आंखों में आज पहली बार सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ख्वाहिश देखी थी और मैं जान गई थी कि उनकी ख्वाहिश पूरी होने के बाद भाभी उनके किसी काम की नहीं रहेगी। भाभी ने मुझे आगे के सुहाने सपने दिखाकर मुझे इस बात के लिए मजबूर किया कि मैं उनके साथ अमेरिका चल पड़ूं। लेकिन मेरे लिए मेरे भाई को छोड़ना इतना आसान नहीं था और मेरे लिए मेरा भाई ही सब कुछ था। लेकिन अगर मेरे सामने यह सारा सच नहीं आता तो शायद मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठती। लेकिन भगवान का शुक्र है कि मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था और कानों से सुना था। लेकिन भाभी रोहन अंकल के साथ जाने के लिए राजी थी, लेकिन जब रोहन अंकल ने देखा कि मैं उनके काबू में नहीं आऊँगी और ना ही भाभी के साथ चलूँगी, तो एक बार फिर रोहन अंकल ने भाभी से अपनी राह जुदा करके छोड़ गए थे। भाभी को पता चला कि रोहन अंकल उन्हें भी अमेरिका ले जाकर बेचने वाले थे और मेरे साथ उन्हें अच्छे पैसे मिल रहे थे। लेकिन जब खरीदार को पता चला कि मैं उनके काबू में नहीं हूँ, तो उन्होंने भाभी को भी खरीदने से मना कर दिया। वह बहुत ही चालाक और मक्कारी इंसान था। वह मेरी भाभी की मोहब्बत का बहुत ही गलत फ़ायदा उठाना चाहता था। भाभी को जब एहसास हुआ कि वह जज्बात के बहकावे में आकर कितना बड़ा नुकसान उठाने जा रही थी, अगर भाभी और मैं उनके साथ चले जाते तो वह हमारी इज्जत के साथ वैसे ही खिलवाड़ करता जैसे बड़ी मम्मी ने भाभी की इज्जत को उछाला था। ना जाने कौन सा अच्छा काम हम दोनों ननद भाभी के काम आ गया था कि हम रोहन अंकल की चंगुल से बच गए थे। रात को भैया घर लौटे तो भाभी ने खुद ही खाना मंगवाया और अपना बिस्तर भैया के कमरे में लगा दिया। भैया की कुर्सी देखने लायक थी। भैया सच में भाभी से बहुत मोहब्बत करते थे और हाँ, उनकी मोहब्बत ही थी जो आज तक वह भाभी की गलतियों को नज़रअंदाज करते आए थे। इतने सालों में पहली बार भाभी को अपनी गलतियों का एहसास हुआ था और उन्होंने भाई को दिल से अपनाया था। और अगली सुबह भाई और भाभी हंसते हुए अपने कमरे से बाहर निकले थे और मेरे दिल को एक ठंडक सी महसूस हुई थी। कभी कभी हम प्यार के नाम पर ऐसा धोखा खाते हैं कि किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहते। असली मोहब्बत तो शादी के बाद ही होती है, जिसमें इंसान एक दूसरे की ढाल बनकर एक दूसरे की गलतियों को छुपा लेता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।